आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोगों का यूपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। 16 फरवरी को पहला पेपर कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का हिंदी था। तो आज मैं अपने यूट्यूब पर साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 का पेपर हल करूँगी। बच्चों, यह पेपर गाजीपुर शहर का है और इसमें देखिए नाम और अनुक्रमांक सूचिता को ध्यान में रखते हुए मैंने इरेज कर दिया है। तो आप पेपर देख लीजिए। इसका कोड है देखिए 301 ZE। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और इसमें 2 खंड हैं। तो दोनों खंड के सभी उत्तर देने हैं। तो चलिए खंड क का पहला देखिए। पहले में 5 प्रश्न हैं, क ख ग घ अंग। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न आपके हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। तो बच्चों, ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 शुक्लोत्तर युग के यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 6, कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? तो कला और संस्कृति निबंध विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर 2, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न संख्या ग, राष्ट्र जीवन की दिशा। बच्चों, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या घ देखिए, माघ का कथन छड़े छड़े यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः इनमें से किस निबंध में उद्धृत है? तो बच्चों, यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, आपके भाषा और आधुनिकता, ऑप्शन नंबर 4 भाषा और आधुनिकता निबंध में उद्धृत है। पहली लाइन ही है इसमें। और प्रश्न संख्या अंग देखिए, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, यह आत्मकथा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। दूसरे का क नंबर पे है, सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो बच्चों, सुमन राजे की कविताएं जो है चौथा सप्तक में संकलित हैं। और इसमें एक बात और समझ लीजिए कि सप्तक 4 रहे हैं और इन सप्तकों का प्रकाशन यानी संपादन हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। चारों सप्तक में 7-7 कवि रहे हैं, जिसमें पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कोई भी महिला कवित्री नहीं थी। दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर एक महिला कवित्री रही हैं, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और इसमें भी एक ही महिला कवि रही हैं, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें केवल एक कवित्री सुमन राजे रही हैं। तो सुमन राजे चौथे सप्तक की हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 अधकिला फूल, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या ग देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये कला और बूढ़ा चाँद पर मिला था सन 1960 ईस्वी में। सन 1960 ईस्वी में काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लोकायतन है देखिए, लोकायतन पे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा पर इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या घ, इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो बच्चों, इसमें चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की है, जो सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। रश्मि बंध सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अंग देखिए, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? तो बच्चों, यह प्रगतिवाद युग की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है विशेषताएं, यानी प्रत्येक काल की कुछ न कुछ विशेषताएं रही हैं। तो प्रगतिवाद युग की विशेषताएं हैं धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था, शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्रधानता, सामाजिक यथार्थ का चित्रण और काव्य में प्रतीकों का उपयोग तथा भाग्य की अपेक्षा कर्म को महत्व, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 गद्यांश दिया है और उसके 5 प्रश्न उसमें दिए हुए हैं। आपको पाँचों प्रश्न को हल करने पर 10 नंबर मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसके पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद ख ग, ये तो आप उस
पैराग्राफ से ही छाट के कर लेंगे। घ है, घ का मैं बताऊंगी उत्तर आपको, अभिभूत और दुहिता। ये दो शब्द दिए हुए हैं, तो अभिभूत शब्द का अर्थ होगा वशीभूत या मुग्ध या भाव विभोर। इसमें से कोई भी आप एक अर्थ लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और दुहिता, दुहिता शब्द का अर्थ होता है पुत्री या बेटी। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। देखिए दूसरा पैराग्राफ है, तो इसके में भी 5 प्रश्न दिए हैं, तो आपको करना तो कोई एक ही है, लेकिन मैं पेपर हल करा रही हूँ तो मैं ये दोनों के अर्थ आपको बता दूंगी। तो ये आपका है अशोक के फूल से, और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद देखिए प्रवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है, तो इसमें देखिए आर्य लोगों का स्मरण जो है घृणा के साथ किया गया है, आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या ग, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। ये आपके पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद देखिए घ, प्रकृत तथा कंदर्भ शब्दों का अर्थ लिखिए, तो प्रकृत शब्द का अर्थ होगा स्वाभाविक या फिर जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, और कंदर्प शब्द का अर्थ होगा कामदेव। 5वां प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गंगावतरण पाठ से लिया गया है और इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, शंभू के मनोहर रूप को देखकर कौन चकित हो गया, तो इनके रूप को देखकर गंगा चकित हो गई थी। प्रश्न संख्या ग देखिए, मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, तो यहाँ देखिए इनमें अलंकार जो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। मनहु शब्द जहाँ भी आ जाए, यह जो वाचक शब्द है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है, और स की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या घ देखिए, विपुल और निसेनी शब्दों के अर्थ लिखिए, तो बच्चों विपुल शब्द का अर्थ होगा अत्यधिक विशाल या बहुत अधिक, और निसेनी शब्द का अर्थ होगा सीढ़ी। प्रश्न संख्या अंग, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, तो आपको कोई एक ही करना है, तो दूसरा अभिनव मनुष्य से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें देखिए ये घ वाला देख लीजिए आप, सुरम्य और आगार शब्दों का अर्थ लिखिए, तो सुरम्य शब्द का अर्थ होगा सुंदर या रमणीय या बहुत सुंदर, और आगार शब्द का अर्थ होगा भंडार या खजाना या फिर रहने का स्थान। तो आपने जो भी किया होगा, कोई एक भी लिख दिया होगा, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। संख्या 5 का देखिए, गद्य साहित्य से है जीवनी, इसमें से कोई एक जीवनी ही आप करेंगे, तो जो आपको सबसे अच्छे से याद हो आप वही कर लीजिएगा। उसके बाद ख में है 5वें प्रश्न का ख नंबर, कवियों की जीवनी है, तो अधिकतम सिर्फ 80 शब्द होने चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 देखिए, पंचलाइट कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए, तो बच्चों इसको 80 शब्द में ही लिखना था। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, तो आप जब भी लिखे होंगे तो उम्मीद है लेखक का नाम जरूर दिए होंगे। उसके बाद चरित्र चित्रण की दृष्टि से बहादुर या करमनासा की हार कहानी की समीक्षा करनी थी, तो ये देखिए कर बहादुर कहानी अमरकांत जी की है, और करमनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों यह प्रश्न पत्र मैं गाजीपुर जिले का हल कर रही हूँ। तो गाजीपुर जिले का जो खंडकाव्य है त्यागपथी है, त्यागपथी के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। अब बच्चों खंड ख देखिए, 8वां प्रश्न खंड ख से है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये जो संस्कृत है ये आपका संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है, तो आप जब भी लिखें तो संदर्भ सहित इसका अनुवाद करें। और दूसरा जो देखिए संस्कृत जो गद्यांश दिया हुआ है यह जातक कथा से है, जो कि नृत्य जातकम से। बच्चों जातक कथा में 2 कथाएं हैं, उलूक जातकम और नृत्य जातकम, तो ये जो पैराग्राफ आपका है संस्कृत का यह नृत्य जातकम से है। उसके बाद खंड ख के 8वें प्रश्न का जो ख नंबर है यह पद्यांश दिया हुआ है संस्कृत का, और इसका संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है, जो 7 नंबर के लिए है बच्चों। तो पहला जो है अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्याना पारदृश्यना तस्य धर्मदतेरासीत् वृद्धत्वं जरसाविना, तो यह जो संस्कृत श्लोक है यह नृपति दिलीपः से लिया गया है, और जो दूसरा है वह सुभाषित रत्नानी से है। तो उम्मीद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो जो सबसे आसान होगा आपको वही करना था। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, रौद्र रस या करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण देना था।
प्रश्न संख्या 10 का ख देखिए, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी थी। और ग में है चौपाई या रोला छंद को परिभाषित करके उसका एक उदाहरण लिखना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। और प्रश्न संख्या 11 पे देखिए, निबंध था जिसमें बेरोजगारी की समस्या, समाधान के उपाय, गोस्वामी तुलसीदास, वन संरक्षण का महत्व, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और देश प्रेम। तो इसमें से कोई एक निबंध उम्मीद है आपने कर लिया होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 का इसमें संधि विच्छेद है, यानी व्याकरण संबंधित प्रश्न है। तो 12 का जो क है, उपोषति का संधि विच्छेद। तो उपोषति का संधि विच्छेद है ये ब, उपधन औषधि, ये पररूप एंगी पररूपम है। दूसरा देखिए, लब्ध का संधि विच्छेद, तो लब्धन ध, पहला ऑप्शन इसका सही है। इसका नियम है, यदि चौथा वर्ण और चौथा वर्ण आए, यानी देखिए ये भ भी चौथा वर्ण है प वर्ग का, और ये ध त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यानी चौथा वर्ण और चौथा वर्ण दोनों आए तो जो पहला वाला चौथा वर्ण है, यानी जो भ है, वह अपने वर्ग का तीसरे में बदल जाएगा, यानी प फ ब, यानी ब नंबर। आपने प वर्ग पढ़ा होगा ना, प फ ब भ म, तो ये चौथा वर्ण आया है पहले में, तो उसकी वजह से ये तीसरा हो जाएगा ब, तो लब्ध हो गया है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 12 का क में तीसरा नंबर, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, इसमें विसर्ग संधि है। देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक में समास है अव्ययी भाव। दूसरा नंबर देखिए, सज्जन, सज्जन में समास है कर्मधारय। सज्जन शब्द का विग्रह होगा सत जन, अर्थात अच्छा आदमी। तो जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसलिए सज्जन में कर्मधारय समास है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 13 का क, और उसमें भी पहला आत्मनि, आत्मनि रूप है आत्मन शब्द का। तो आत्मनि रूप जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न संख्या 13 का दूसरा नंबर देखिए, नामने रूप है नामन शब्द का, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 का ख देखिए, तिष्ठेत अथवा नयतम। तो बच्चों दोनों में से तो कोई एक ही करना था, क्योंकि पेपर हल किया जा रहा है। तो तिष्ठेत का धातु है स्था धातु, लकार विधिलिंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष है और वचन एक वचन है। नयतम शब्द का देख लीजिए, तो नयतम नी धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो दोनों में से तो कोई एक ही करना था, 2 नंबर के लिए प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, ग नित्वा में प्रत्यय है, नित्वा शब्द है, इसमें प्रत्यय है अक्त्वा, और लघुत्वम शब्द में प्रत्यय है त्व। प्रश्न संख्या 13 का घ देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जिसमें देखिए बच्चों को एक ही करना है। पहला है पुत्री माता सह आपणम गच्छति, यह सहयुक्ते प्रधाने नियम होने की वजह से पुत्री शब्द में तृतीया विभक्ति है। और दूसरा देखिए, भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, तो भिक्षुक में यनांग विकार नियम होने की वजह से इसमें भी तृतीया विभक्ति है। तीसरा देखिए, इसमें नमः व्यासाय, तो नमः जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलम वसट योगाच, तो ये होने की वजह से, यानी जहाँ नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वसट शब्दों का योग हो तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों केवल 2 वाक्य का ही संस्कृत अनुवाद करना है। तो देखिए, ग में देखिए, हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, इसका संस्कृत होगा, हम दोनों का होगा आवाम, आवाम विद्यालयम गच्छावः, यानी अर्थात जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की आपको क्रिया भी रखनी है। तो हम दोनों का उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही होगी। प्रश्न संख्या 14 का घ देखिए, राम श्याम के साथ घर जा रहा है, तो इसका संस्कृत होगा रामः श्यामेन सह गृहम गच्छति। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र मैंने हल कर लिया है, और आप चाहें तो इसको मिला लें, और मिलाने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।